4 अक्टूबर 2019 लोगों की भीड़ के बीच पुलिस फोर्स, मेडिकल टीम और मीडिया को साथ लेकर कब्रों की खुदाई कर रही थी। एक दो नहीं, 6 कब्रों से 6 बॉडीज निकाली जाती हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि सारी की सारी बॉडीज एक ही परिवार की हैं। और ये सारी मौतें 2002 से 2016 के बीच हुई। मतलब इन 14 सालों के अंदर जो जाने गई थी, उनकी कब्रों को खोदा जा रहा था। वैसे भारत में कब्रों को खोदा जाना धार्मिक आस्था के बिल्कुल खिलाफ माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत उन्हीं के घर के मेंबर के रिक्वेस्ट पर हो रही थी, जिनके हिसाब से जो सारी डेथ है वो नेचुरल नहीं बल्कि एक प्री प्लान मर्डर का हिस्सा है। क्योंकि उनमें से एक फैमिली मेंबर रॉय थॉमस की ऑटोप्सी में साइनाइड पॉइजन डेथ कॉज के रूप में निकला था। जी हाँ, साइनाइड, वही जहर जिसको एक बार आप केवल चाट लें तो आपकी जान चली जा सकती है। ये कहानी है जॉली जोसेफ के फैमिली की। यह कहानी है केरला की, जहां एक महिला ने 14 साल में अपने परिवार के 6 लोगों की जान ली। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें बजर बट्टू दुनिया को, क्योंकि हम ऐसी कहानी आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया पर क्राइम किस्सा। कूड़ाथाई, जो केरला का एक गांव है, वहाँ एक पिंक कलर के घर में एक फैमिली रहती थी, जो उस इलाके के कुछ चुने हुए अमीरों में शामिल थी, जिसमें अन्ना थॉमस, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके हस्बैंड टॉम थॉमस, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, और उनके 3 बच्चे। सबसे बड़ा बेटा रॉय थॉमस, एक बेटी रेंजी, एक छोटा बेटा रोजो। आप इस फैमिली ट्री को पहले सही से समझिएगा, वरना नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा बेटा रॉय, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ केरला में ही रहता था। वो जॉली, जो कि इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार है, उससे पहली बार अपने मामा मैथ्यू की पार्टी में मिला। जॉली रॉय के मामा मैथ्यू के साले की बेटी थी। वहीं से रॉय और जॉली के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। जॉली क्योंकि किसान परिवार से थी, इसलिए दोनों फैमिली का बैकग्राउंड काफ़ी अलग था। और तो और जॉली और रॉय एक दूसरे के रिलेटिव भी थे, इसीलिए रॉय के फादर टॉम थॉमस ये रिश्ता मंजूर नहीं करते हैं। लेकिन रॉय जॉली से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, काफ़ी सीरियस था उसको लेकर। तो उसने अपने फादर को बताया कि जॉली काफ़ी पढ़ी लिखी है, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है और काफ़ी धार्मिक भी है। तो इन सब गुणों को देखकर फाइनली रॉय के घर वाले मान जाते हैं। 1997 में रॉय और जॉली की शादी हुई। शादी के बाद जॉली ने सबका दिल धीरे धीरे जीत लिया था। सब उसको पसंद करने लगते हैं क्योंकि वो सोशल वर्क में भी एक्टिव थी, इसलिए आसपास के जो पड़ोसी थे वो भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उसके साथ वो पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसकी सास जो है वो चाहती थी कि जॉली जॉब भी करे। इसके लिए वो उस पर प्रेशर डालने लगती है, पर जॉली को घर संभालना पसंद था। बार बार प्रेशर डालने के कारण जॉली और उसकी सास में अनबन शुरू हो जाती है। तब आता है साल 2002। एक दिन घर के सभी लोग इकट्ठा थे, हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। तभी अचानक से रॉय की बहन रेजी जो है वो किचन की तरफ जाती है और जोर से चिल्लाती है कि अम्मा गिर गई है। सभी लोग भागकर उसके कमरे में पहुंचते हैं। अनम्मा का जो चेहरा है वो लाल पड़ गया था, बॉडी टैन होने लगी थी, मानो कि उसका दम घुट गया। उनको अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसका दम घुटने की वजह से उनकी जान चली गई थी। क्योंकि अनम्मा थॉमस लगभग 58 साल के आसपास की थी और काफ़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी झेल रही थी, इसलिए डॉक्टर का जो हार्ट अटैक वाला कॉल था उसको परिवार ने मान लिया। इसीलिए पोस्टमार्टम नहीं हुआ और अंत में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पर सास के मौत के बाद जॉली जो है वो काफ़ी बदल गई। उसने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। इसके साथ जॉली को समझ आया कि अगर उसको अपनी सास जैसी इज्जत चाहिए तो उसे भी जॉब करनी पड़ेगी। तो एक दिन जॉली ने अपने फादर इन लॉ को बताया कि उसकी NIT कलिकट में 40,000 महीने की सैलरी पर गेस्ट लेक्चरर वाली जॉब लग गई है। अब NIT जैसे इंस्टीट्यूट में जॉब लगना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए जॉली की इज्जत अचानक से परिवार में बढ़ जाती है। पर फिर इंट्रोड्यूस होता है एक नया किरदार। कुछ वक्त के बाद MS मैथ्यू, जो कि जॉली का सास अनम्मा का भतीजा और रॉय का ममेरा भाई था, उसका घर पर आना जाना काफ़ी बढ़ जाता है। MS मैथ्यू ज्वेलरी शॉप में सेल्समैन था, तो उसकी जॉली से काफ़ी दोस्ती होने लगती है। जॉली की MS मैथ्यू से बढ़ती नज़दीकियों से उसके फादर इन लॉ काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। वो जॉली को उससे मिलने से मना करते हैं, पर फिर भी जॉली चोरी छिपे उनसे मिलती रहती है। पर जब वो उससे एक बार डांट देते हैं तो जॉली को बहुत तेज गुस्सा आता है। तब आता है साल 2008 का वो दिन, जब टॉम की बारी आती है। टॉम हर शाम एनर्जी के लिए
मशरूम की कैप्सूल खाया करते थे। उस शाम भी जॉली ने उनको मशरूम की कैप्सूल दी, पर उसको खाते ही अचानक उनके अंदर घबराहट, बेचैनी होने लगती है। वो वॉश बेसिन की तरफ भागते हैं, वहीं गिर जाते हैं। जॉली ने जल्दी से पड़ोसियों को हेल्प के लिए बुलाया, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ ही मिनट के बाद टॉम की डेथ हो जाती है। डॉक्टरों ने इसको भी हार्ट अटैक बताया और सबको लगा कि इनकी भी एज ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनकी भी ऑटोप्सी की डिमांड नहीं होती। और अनम्मा और टॉम के डेथ के बीच 6 साल का गैप था, इसलिए इसमें भी किसी को कोई मर्डर वाला एंगल कहीं से नज़र नहीं आता। अब टॉम के डेथ के 2 साल बीत चुके हैं और रॉय को इस बीच बिजनेस में काफ़ी लॉस होता है। अचानक एक दिन रॉय और उसकी वाइफ जॉली जो है वो रोजो और रेंजी, जो कि उसके भाई बहन थे, उसके पास वसीयत के पेपर लेकर जाते हैं। और उस वसीयत के पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो टॉम थॉमस ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे रॉय और अपनी बहू जॉली के नाम ट्रांसफ़र कर दी थी। गौर से देखने पर पता चलता है कि उसमें ना तो कोई स्टैम्प पेपर लगा हुआ है और ना ही कोई विटनेस का साइन है। अब जब ये सवाल रॉय और जॉली से पूछा जाता है तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। पर रेंजी ने यहाँ समझदारी दिखाई थी, उसने इस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करके अपने पास रख ली थी। पर अब एक दिन रोजो का कॉल रेंजी के पास आता है और वो बताता है कि जॉली जो है, उसकी जो भाभी, वो उसके भाई यानी रॉय से डिवोर्स लेना चाहते हैं। अब इसमें मुझे क्या लगता है कि जॉली की जो एमएस मैथ्यू से नज़दीकियाँ बढ़ रही थी और इसके साथ रॉय का डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है, इसकी वजह से ये डिमांड रखी गई होगी। पर उनका डिवोर्स नहीं होता है, सबको लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो गया। पर 30 सितंबर 2001 जॉली ने रॉय को डिनर बनाकर खिलाया, राइस और चने की सब्जी। डिनर के थोड़ी देर के बाद रॉय के अंदर भी बेचैनी शुरू हो जाती है। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। जॉली के बार बार बुलाने पर भी जब वो कुछ नहीं बोलता तो जॉली अपने पड़ोसियों की हेल्प मांगती है। दरवाज़ा तोड़ा जाता है और जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रॉय फर्श पर गिरा हुआ है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब तक रॉय के मामा अंकल मैथ्यू भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो उसे हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, बट अपने फादर की तरह कुछ ही मिनट में रॉय ने भी दम तोड़ दिया था। अब ये देखिए कि 10 साल के अंदर ये तीसरी डेथ है। तो सबको क्या लगता है कि शायद इस परिवार पर किसी का काला साया है, शायद कोई भूत ऊत का चक्कर है। लेकिन रॉय के डेथ से उसके अंकल के मन में डाउट पैदा होने लगता है। पर उनके अंकल रॉय का पोस्टमार्टम करवाने के लिए दबाव देने लगते हैं। पहले पोस्टमार्टम होता है और उसमें कुछ नहीं निकलता, तो जॉली का कहना था कि अब जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, अब इसकी क्या ज़रूरत है। पर उसके अंकल कहते हैं कि नहीं, फिर से पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तब दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाता है। उसके बाद अंकल मैथ्यू का जो शक था वो सही निकलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ ऑफ रीज़न साइनाइड पॉइजनिंग निकलती है। ये अब तक कोई भी डेथ, जो पहले जो मामला आया था उसका जो डेथ कॉज था उससे अलग था। वो भी तब पता चला जब पोस्टमार्टम दोबारा करवाया गया। पर वही जॉली ने बताया कि रॉय के ऊपर लाखों का कर्जा हो गया था, जिस वजह से शायद उसने साइनाइड खाकर सुसाइड कर लिया और यही रीज़न देकर उसने आगे का इन्वेस्टिगेशन रुकवा दिया। अब देखिए, क्योंकि पति मरा है उसका, तो उसकी राय ज़्यादा मायने रखती है। बाकी भी फैमिली मेम्बर को ये रीज़न सही लग रहा था, उनको लग रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है, इसीलिए पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन बीच में ही छोड़ दी। पर अंकल मैथ्यू, रोजो और रेंजी तीनों के मन में जॉली को लेकर के शक मजबूत होने लगता। पर अंकल मैथ्यू के साथ क्योंकि जॉली का 2 तरफ का रिश्ता था, इसीलिए वो जॉली को समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसको समझाते हैं। पर 1 मई 2014 की शाम को जॉली ने रेंजी को कॉल करके बताया कि वो अस्पताल से बोल रही है और मैथ्यू अंकल जो है वो नहीं रहे। रेंजी शॉक में थी क्योंकि अभी 2 घंटे पहले ही उसने अंकल से बात की थी। तो अब आप देखिए कि एक खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है, वो ये कि जॉली ही है जो लास्ट पर्सन है जो मैथ्यू अंकल से मिलने उसके घर गई थी और वो उस वक्त अपने घर पर अकेले थे। तो जॉली ने ही सबको फ़ोन करके मैथ्यू अंकल के डेथ की खबर सुनाई थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अब भी किसी फैमिली मेंबर ने पोस्टमार्टम की डिमांड नहीं रखी, जबकि पिछली बार ऑटोप्सी में साफ साफ दिखा था कि रॉय का डेथ साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। पर कुछ वक्त बाद जॉली का साजू के साथ सीक्रेट अफेयर शुरू हो जाता है। अब साजू जो है वो रॉय का चचेरा भाई था, पहले से ही शादीशुदा था। पर कुछ दिन के बाद उसी साल 2014 में एक फैमिली फंक्शन में साजू की बेटी अल्पाइन अचानक बीमार पड़ जाती है। उसकी सांस उखड़ने लगती है, सबको लगता है कि शायद खाना अटक गया है। सब फौरन उसको हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है, लेकिन अल्पाइन का दम टूट जाता है। सबकी नज़र में ये एक्सीडेंट था, इसलिए इस केस में भी किसी ने पोस्टमार्टम कराने की अपील नहीं रखी। बेटी के गुजर जाने के बाद सिली यानी जो साजू की वाइफ है वो काफ़ी डिप्रेस हो जाती है।
इसी दौरान वो जॉली के करीब आ जाती है। तब 11 जनवरी 2016 को हमसरी डेंटल क्लिनिक में सिली और उसका पति साजू, उसके साथ जॉली भी साथ में जाती है। तो थोड़ी देर के बाद अचानक सिली को अटैक पड़ने लगते हैं। जब तक अस्पताल लेकर पहुंचते हैं तब तक वो भी दम तोड़ चुकी है। पुलिस रिपोर्ट की माने तो इस घटना से पहले जॉली ने सिली को वही मशरूम वाला टैबलेट दिया था जो उसने अपने ससुर को दिया था। हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कराने को कहा, लेकिन साजू जो कि उसका पति था उसने मना कर दिया। पर रेंजी ने नोटिस किया कि जॉली की जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी बदल गई है, जिससे वो बहुत खुश हो गई है। अब सिली की मौत के बाद अचानक से वो बहुत खुश रहने लगी है। रेंजी को शक होने लगा कि इन सारी डेथ के पीछे कहीं जॉली का तो हाथ नहीं है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था। पर साल 2017 में जॉली और साजू ने शादी कर ली। इसके बाद रेंजी ने जांच शुरू की और सबसे पहला शक पक्का होना शुरू होता है जब रेंजी ने हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी। यहाँ से सच की परत खुलनी शुरू होती है। रेंजी ने नोटिस किया कि रॉय जो है उसका डेथ टाइम लगभग 11:02 के आसपास था और साइनाइड एक ऐसा पॉइजन है जो बॉडी में जाते ही असर करने लगता है। और उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें यह पाया गया था कि उसके पेट का खाना पचा ही नहीं था। चावल और चने की सब्जी जो जॉली ने रॉय के लिए डिनर में बनाई थी वो उसके पेट में अभी भी थी, वो ऐसी ही थी। जबकि जॉली ने रेंजी को बताई थी कि उस दिन रॉय ने सिर्फ दोपहर का ही खाना खाया था, डिनर तो उसने किया ही नहीं था। इससे जॉली का जो झूठ है वो साफ होने लगा। तो रेंजी को शक हुआ कि उसने रॉय को डिनर में ही जहर मिला कर दिया था। इसके बाद रेंजी जो है वो कुछ पुलिस ऑफिसर से मिलती है, उन्हें अपनी सारी थ्योरीज को एक्सप्लेन करती है। इसके बाद जांच शुरू होती है। सबसे पहले जांच जाती है एनआईटी, जहां जाकर पता चलता है कि कोई स्टाफ जो है वो जॉली नाम का है ही नहीं और बाकी जो उसकी मार्कशीट है वो भी सारी की सारी फेक है। तब जो है वो जॉली के ऊपर शक होना पक्का हो जाता है। पर अब कोई रास्ता नहीं था क्योंकि जो लोग मर चुके थे उनकी जांच कैसे हो सकती है। तब फिर फाइनली पुलिस कोर्ट जाती है और कोर्ट से उनको परमिशन मिलती है कि हाँ आप बॉडी जो है वो खोद कर निकालिए और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कीजिए। पर अब पूरा परिवार अगेंस्ट खड़ा है क्योंकि क्रिश्चियंस में इसको बहुत गलत माना जाता है कि किसी को किसी के कब्र से खोद कर निकालना। पर यहाँ एक और चैलेंज था कि 14 साल पुरानी लाश में कोई सबूत कैसे मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि बॉडी इतने दिनों में खराब होने लगती है। पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई तो फाइनली रिपोर्ट बाहर आई जिसमें 4 बॉडी में साइनाइड पॉइजनिंग जो है वो नेगेटिव मिली। बट रॉय और सिली की बॉडी में जो ज़्यादा पुरानी नहीं हुई थी साइनाइड पाए गए। तो साल 2019 में जॉली को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद उसके घर से साइनाइड की बोतल भी बरामद हुई। इसी से साइनाइड सप्लाई करने के चक्कर में जो एमएस मैथ्यू है जो गोल्ड स्टोर पे काम करता था उसको भी अरेस्ट किया गया। पर फिर भी साजू जॉली के डिफेंस में आया हुआ था। वही रेंजी ने क्या किया, वो जॉली के दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले गए। 6 मर्डर के चार्जेस 263 गवाह के साथ 6 मार्च 2023 को ट्रायल शुरू हुआ। पर जॉली को किसी भी बात का पछतावा नहीं था। जेल में जाकर जब उससे पूछा गया, इसका रीज़न जानने की कोशिश की गई, तो उसने बताया कि ये सब बस उसके हाथ से हो गया। मेरा दिमाग ही क्रिमिनल जैसा है, मैं चीज़ों को छिपाने में तेज हूँ और बाइबल में लिखा है कि गॉड सबको माफ़ कर देते हैं, तो वो मुझे भी माफ़ कर देते। पर इस कहानी में कुछ सवाल रह गए। जैसे अगर उसका अफेयर पहले एमएस मैथ्यू के साथ था जो उसको साइनाइड सप्लाई करता था, पर जब उसका अफेयर साजू के साथ शुरू होता है तो एमएस मैथ्यू क्यों नहीं सवाल उठाता है? जब उसके मामा को पता चलता है कि ये मर्डर जॉली ही कर रही है तो उसने सबके सामने क्यों नहीं बताया और वो क्यों अकेले उससे मिलने के लिए चले गए? तो अब ये कहानी इन्हीं सवालों के साथ यहाँ खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।